हाय दोस्तों। अभी तक मैंने आप लोगों से बेसिक कनेक्शन डिस्कस किए थ्री फेज के, जो कि गेट सिलेबस में और बाकी सभी एग्जाम के सिलेबस में कवर होते हैं। स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, डेल्टा स्टार, स्टार डेल्टा और ओपन डेल्टा, ये 5 कनेक्शन हम लोगों ने कवर किए हैं। अब इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, और एडवांस्ड कनेक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ एक स्पेशल ट्रांसफॉर्मर कनेक्शंस की बात करूंगा, जिसमें कि हमारा आता है जिगजैग कनेक्शन। अब जिगजैग कनेक्शन पढ़ने से पहले उसका मोटिवेशन समझना जरूरी है कि जिगजैग कनेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, जो हम काफी टाइम से वर्ड यूज करते आ रहे हैं हार्मोनिक्स हार्मोनिक्स, तो हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करने के लिए जिगजैग कनेक्शन हमारा यूज किया जाता है। अब देखो, एक चीज समझो। पहली बात तो अगर मैं बात करूं हार्मोनिक्स के, तो हार्मोनिक्स क्या होते हैं? हार्मोनिक्स ऐसी टर्म्स होती हैं whose frequency is multiple of the same frequency called as fundamental frequency। वो सारी टर्म्स जिनकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल के मल्टीपल में हो, उसे कहते हैं हार्मोनिक्स। अब जैसे देखो, ए फेज का फंडामेंटल वोल्टेज, वन माने फंडामेंटल, सपोज ऐसा है Vm1 साइन ओमेगा टी। बी फेज का फंडामेंटल पॉजिटिव सीक्वेंस मानो तो 120 लैग करेगा, और सी फेज का अगर देखोगे तो वो बी से भी 120 लैग करेगा या ए से 120 लीड करेगा। तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है ना, बैलेंस चल रहे हैं। अब थर्ड हार्मोनिक कौन सा होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स हो? उसका एम्पलीट्यूड अलग हो सकता है। देखो, फंडामेंटल का Vm1 है तो थर्ड हार्मोनिक का मैंने लिखा Vm3, सेम होना जरूरी नहीं है। फ्रीक्वेंसी 3 गुना होगी। Vm3 साइन 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 ओमेगा टी माइनस 360। 360 डिग्री और 0 डिग्री एक ही बात है। ऐसे ही Vc3 3 मल्टीप्लाई कर दो तो 3 ओमेगा टी प्लस 360। अगेन 360 और 0 एक ही बात है। ठीक है, ये आ गया। तो देखो, थर्ड हार्मोनिक में तीनों फेज की वोल्टेज इक्वेशन एकदम आइडेंटिकल आ रही है। फंडामेंटल में तो फेज शिफ्ट आ रहा है 120 का, लेकिन थर्ड हार्मोनिक में फेज शिफ्ट नहीं आ रहा। इसीलिए ऐसा कहा जाता है थर्ड हार्मोनिक आर कोफेजल, यानी हैविंग सेम फेज। जिनका फेज सेम रहे उसको को बोलोगे कोफेजल। इसमें कोई 120 का शिफ्ट नहीं है। अब अगर इस हार्मोनिक को एलिमिनेट करना है तो इजीएस्ट तरीका क्या होगा? ए में से बी सब्ट्रैक्ट कर लो, बी में से सी, सी में से ए। जब तीनों आइडेंटिकल हैं तो जब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो, जो वी ए होगा वो एक्चुअल में ऐसा होगा। ठीक है, उसके अंदर फंडामेंटल भी प्रेजेंट होगा, थर्ड हार्मोनिक भी, और आगे के भी हार्मोनिक होंगे, अभी उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो मैंने क्या बोला, अगर VB माइनस VA करोगे या VA माइनस VB अगर करोगे सपोज, तो क्या होगा ये? अब फंडामेंटल का डिफरेंस नॉन जीरो आएगा, क्योंकि फेज शिफ्ट है ना 120। दो फेजर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो बट एंगल डिफरेंट हो, उनका डिफरेंस तो नॉन जीरो ही आएगा। लेकिन थर्ड हार्मोनिक A3 और B3 सेम है तो वो कट जाएगा। तो यानी यहां पे जो एक टर्म आती VA3 माइनस VB3, वो टर्म हमारी कट जाएगी। सेम वे में B में से C सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसमें भी फंडामेंटल बचेगा, थर्ड कट जाएगा। C में से A सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसमें भी फंडामेंटल बचेगा, थर्ड हार्मोनिक कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जब कभी मैं दो फेजेस की वोल्टेज सब्ट्रैक्ट करता हूं
तो उनके डिफरेंस में थर्ड हार्मोनिक कैंसिल आउट हो जाता है और बचता क्या है, फंडामेंटल। और इसी फिनोमिना पे बेस करते हुए जो कनेक्शन हम बनाते हैं उसे कहते हैं जिगजैग कनेक्शन। तो जिगजैग कनेक्शन में क्या करते हैं, दो फेज की वाइंडिंग को सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में सीरीज कनेक्शन देते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर में मैंने बताया था ना, सब्ट्रैक्टिव और एडिटिव। सब्ट्रैक्टिव में वोल्टेजेस सब्ट्रैक्ट होंगी, वोल्टेज जब सब्ट्रैक्ट होंगी तो थर्ड हार्मोनिक विल गेट कैंसल्ड आउट। तो इसमें लिखना, if the voltage of two different phases if the voltage of two different phases are subtracted then third harmonic cancels out and only fundamental remains so we arrive at zigzag connection where windings of two phases are connected in series subtractive polarity to eliminate third harmonic सीरीज सब्ट्रैक्टिव का मतलब वाइंडिंग सीरीज में हो लेकिन वोल्टेज ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट हो। अब मैंने ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर बताया था कि सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी बनाने का तरीका क्या होता है। तो क्या वे बताया था कि अगर लाइक टर्मिनल्स को जोड़ा जाए, एक जैसे दो टर्मिनल को जोड़ो तो सब्ट्रैक्टिव, और अपोजिट टर्मिनल्स को जोड़ो तो एडिटिव। प्लस से माइनस जोड़ो तो एडिटिव, प्लस से प्लस या माइनस से माइनस जोड़ो तो सब्ट्रैक्टिव। इसी को मैंने बोला था, अगर डॉट से डॉट जोड़ोगे या अनडॉटेड से अनडॉटेड तो सब्ट्रैक्टिव, और डॉटेड से अनडॉटेड तो एडिटिव। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फॉर सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी similar terminals should be connected together that is either dotted to dotted or undotted to undotted। अब देखो पहला कनेक्शन हम देख रहे हैं, पहला है अपना डेल्टा जिगजैग स्टार, यानी प्राइमरी साइड डेल्टा है और सेकेंडरी साइड जिगजैग है। अब देखो जनरली जिगजैग को सेकेंडरी में ही यूज करते हैं क्योंकि सेकेंडरी वाली वोल्टेज कहां जाएगी, लोड पे। अगर सेकेंडरी वाली वोल्टेज लोड पे जाएगी तो उसमें से थर्ड हार्मोनिक हटाना जरूरी है, क्योंकि जो लोड है, लोड तक हम कभी नहीं चाहते हार्मोनिक पहुंचे, वरना लोड की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। तो पहले मैं क्या करता हूं, डेल्टा बना लेता हूं प्राइमरी साइड। डेल्टा तो अब सबको बनाना आता है, 3 वाइंडिंग होंगी। स्टैंडर्ड सर्किट दिखा रहा हूं जो हमारा होता है, उसमें तीनों वाइंडिंग पैरेलल दिखाते हैं ना। एक तरीका ट्रायंगल की फॉर्म में भी होता है। अब यहां वाइंडिंग के नेम होते हैं, A2, A1, B2, B1, C2, C1। और डेल्टा कनेक्शन के लिए हम क्या कर देते हैं, ये हो गया अपना डेल्टा कनेक्शन। 2 वाले टर्मिनल को मैं डॉट दिखा देता हूं। अब सेकेंडरी साइड क्या करते हैं, हर फेज की वाइंडिंग को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यानी सेकेंडरी में अगर 10 टर्न थे ना, तो हर फेज को 5-5 के 2 ग्रुप में डिवाइड कर दो।
ठीक है, जिगजैग कनेक्शन के लिए ईच फेज इज स्प्लिट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब देखो नाम कैसे दे रहा हूं, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4। अब देखो पहले मैंने ये बोला था जो टर्मिनल्स का नाम सेम होता है उनकी पोलैरिटी सेम होती है, लेकिन अब यहां प्राइमरी में तो 2 ही नाम हैं A1, A2 और सेकेंडरी में 4 नाम हैं A1, A2, A3, A4। तो मैं कहूंगा ऑड नंबर वाले टर्मिनल्स की पोलैरिटी सेम और इवन वालों की पोलैरिटी सेम। यानी A2 की पोलैरिटी कहां कहां देखने मिलेगी, A2 और A4 पे। इसके लिए अगर A2 पे डॉट दिखाया है तो A4 पे डॉट दिखा दो और A2 पे, B2 पे डॉट दिखाया है तो B4 और B2 पे दिखा दो, C2 पे दिखाया है तो C4 और C2 पे। यानी अब नेमिंग ऐसी की गई है टर्मिनल्स की कि इवन नंबर टर्मिनल की पोलैरिटी सेम और ऑड वालों की पोलैरिटी सेम। तो ये वाला भी पॉइंट लिख लो, द इवन नंबर्ड टर्मिनल on primary and secondary, even numbered terminal on primary and secondary have the same polarity, and similarly odd numbered terminals have identical polarity. Odd numbered terminals have आइडेंटिकल पोलैरिटी। अब हमने ये बोला हमें सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी चाहिए जिसके लिए सेम पोलैरिटी के टर्मिनल साथ में जोड़ोगे, डॉट से डॉट या अनडॉटेड से अनडॉटेड। तो इसके अंदर मैं कनेक्शन का यूज करने वाला हूं कि मैं अनडॉटेड से अनडॉटेड को जोड़ने वाला हूं। जोड़ने के लिए डॉट से डॉट भी जोड़ सकते हो, वो अभी आगे देखेंगे। तो देखो स्टार बनाना है ना, तो स्टार में एक न्यूट्रल तो रहेगा, तो ये आ गया भाई अपना न्यूट्रल। ठीक है, अब अनडॉटेड से अनडॉटेड जोड़ना है, ए से बी वाला जोड़ना है, ये जोड़ा, बी से सी वाला जोड़ना है और सी से ए वाला जोड़ना है। ये आ गया। अब ये समझ आया जिगजैग क्यों बन रहा है, जिगजैग इस तरह से आ रहा है ना, तो जिगजैग कनेक्शन इसीलिए कहते हैं। लेकिन देखो जोड़ा कैसे है, A1 अनडॉटेड था उसको अनडॉटेड से B के जोड़ा, B1 अनडॉटेड था C के अनडॉटेड से जोड़ा, A3 अनडॉटेड था तो C1 से जोड़ा। ठीक है, अब बाहर मुझे 3 टर्मिनल मिल रहे हैं A4, B4 और C4। तो पहले 3 टर्मिनल्स को न्यूट्रल बनाया, बचे हुए 2 टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट किया और चौथा टर्मिनल आउटपुट होगा। अब इसका फेजर डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, इवन नंबर्ड टर्मिनल की पोलैरिटी सेम होती है और ऑड नंबर्ड की भी सेम। यानी अगर प्राइमरी में A1 से A2 जाओ और सेकेंडरी में भी A1 से A2 जाओ तो पैरेलल बनाओगे, बट सेकेंडरी में अगर A3 से A4 जाओ, कहां जा रहे हो, ऑड से इवन, तो भी सेम बनेगा। अब नंबर्स पे फोकस मत करना, इवन ऑड पे फोकस करना। यानी प्राइमरी में A1 से A2 जाने का मतलब ऑड से इवन, अगर सेकेंडरी में भी ऑड से इवन जाओगे तो पैरेलल और इवन से ऑड जाओगे तो एंटी पैरेलल। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इफ प्राइमरी phasor is directed from odd numbered terminal to even numbered terminal, odd numbered terminal to even numbered terminal, then secondary phasor will be parallel, if it is also directed, secondary phasor will be parallel if it is also directed from odd terminal to even terminal, if it is also directed from odd terminal to even terminal, and anti-parallel if it is directed
एंटी पैरेलल इफ इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम इवन टर्मिनल टू ऑड टर्मिनल, एंटी पैरेलल इफ इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम इवन टर्मिनल टू ऑड टर्मिनल। ये बात क्लियर है? अब देखो बहुत बार हो सकता है कि इसके अंदर नेमिंग ना गिवन हो, सिर्फ डॉट्स गिवन हो। तो मैंने यहां पे किया क्या है, देखो मैंने यहां पे क्या कन्वेंशन फॉलो किया है कि डॉटेड टर्मिनल को इवन नंबर दे दिया और अनडॉटेड टर्मिनल को ऑड नंबर दे दिया। अब 1 और 2 की बात मत करो ना, क्योंकि 3 और 4 भी हैं तुम्हारे पास, तो इसीलिए आप किसकी बात करो, इवन और ऑड। तो जैसे पहले हम लोग 4 कनेक्शन में 1 2 1 2 करके फेजर बनाते थे, अब हम बनाएंगे इवन और ऑड की टर्म्स में। ठीक है, तो पहले डेल्टा का बनाते हैं। अब ध्यान से देखना मेरा किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। डेल्टा का पहले बनाते हैं, कैसे बनता था, 3 लाइन ड्रॉ हो जाती हैं, एक फेजर सिंपली बना दिया जाता है ए के अलोंग। अब क्या बोला था, बी वाला नीचे आना चाहिए और सी वाला ऊपर। बी को लेकिन ऐसे ड्रॉ करो कि B2 A1 पे आ जाए, तो बी वाला नीचे तो आए लेकिन B2 आ जाए A1 पे। B2 आ गया A1 पे। अब C वाला ऊपर जाना चाहिए लेकिन C2 आना चाहिए B1 पे। C ऊपर की तरफ बनाओ और C2 को दिखाओ B1 पे। ये बन गए ना प्राइमरी के फेजर। अब टर्मिनल बाहर कौन कौन सा आ रहा है, A2 B2 C2। A2 वाले को A लिखूंगा, B2 वाले को B और C2 वाले को C। ये बन गया प्राइमरी का फेजर। अब सेकेंडरी का या तो इसके पैरेलल बनेगा या तो इसके एंटी पैरेलल। प्राइमरी का फेजर बना है 1 से 2, यानी कि बनाया है हमने ऑड से इवन। अब सेकेंडरी भी अगर ऑड से इवन बनाओगे तो पैरेलल और इवन से ऑड बनाओगे तो एंटी पैरेलल। अब देखो इवन वाले पे तो न्यूट्रल दिखाया है ना, तो ऑड से इवन बनाने का तो कोई सेंस बनता नहीं। हम बनाएंगे इवन से ऑड, न्यूट्रल से बाहर की तरफ जाएंगे। तो देखो मैं थोड़ा सा इसको रब कर दे रहा हूं, इतना पार्ट। अब मैं बना रहा हूं 2 से 1, क्योंकि 2 पे है न्यूट्रल। ये न्यूट्रल हो गया ना। 2 से 1 कैसा बनेगा, लेफ्ट बनेगा, A2 A1। ठीक है, लेफ्ट बन गया ना। B इधर दिखा रखा था, C इधर और A इधर। 2 से 1 बन गया लेफ्ट। अब ऐसे ही B2 से B1 बनाना है। B1 से B2 मैंने नीचे दिखाया है, तो B2 से B1 ऊपर आएगा। ठीक है, ऐसे ही C1 से C2 मैंने इधर दिखाया ऊपर की तरफ, तो C2 से C1 नीचे की तरफ आ जाएगा। और ये टर्मिनल क्या हो गए, ये न्यूट्रल हो गया। बीच वाला A2 B2 C2 क्या है, न्यूट्रल है। ये बात मेरी समझ आई। देखो यहां तक का फेजर क्लियर है। मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने प्राइमरी बनाया है 1 से 2, लेकिन सेकेंडरी बना रहा हूं 2 से 1। तो A1 से A2 राइट था, तो A2 से A1 लेफ्ट। B1 से B2 नीचे था, तो B2 से B1 ऊपर। C1 से C2 ऊपर था, तो C2 से C1 नीचे। उल्टा बनाना है। अब देखो क्या है कि A1 पे B3 वाला टर्मिनल भी आ रहा है। A1 और B3 तो एक ही बात है। अब अगर B3 से B4 जाओगे तो कहां जा रहे हो, ऑड से इवन। ऑड से इवन जाने का मतलब पैरेलल बनाना है। तो A1 पे B3 भी आ रहा है और पैरेलल बनाना है। देखो ये था ना B, ये मैंने छोटा छोटा लिख दिया A B और C। A1 पे तो B3 आ ही रहा था और ऑड से इवन जाओगे तो B के पैरेलल बनाओगे। ऐसे ही देखो B1 पे C3 आ रहा है।
अब C3 से C4 जाने का मतलब क्या है, B1 पे जब C3 आ रहा है, C3 से C4 जाने का मतलब C के पैरेलल जाना। ये आ गए पैरेलल भाई। फिर देखो C1 के पे A3 रखा है, C1 पे और क्या रखा है, A3। अब A3 से A4 का मतलब क्या हुआ, ऑड से इवन। ऑड से इवन जाओगे तो पैरेलल जाओगे, तो देखो A वाली लाइन के पैरेलल आ गया। ये बन गए दूसरे फेजर। तो देखो पहले इन 3 वाइंडिंग का बनाया, फिर इन 3 वाइंडिंग का, लेकिन फेजर ऐसे रखे जो टर्मिनल साथ में कनेक्टेड थे। दोबारा समझते हैं। सबसे पहले मैंने शुरुआत की न्यूट्रल पॉइंट से, न्यूट्रल था A2 B2 C2 पे। अब मुझे न्यूट्रल से A1 पे जाना है, यानी A2 से A1 जाना है। प्राइमरी में गया था A1 से A2, तो इससे उल्टा बनाया। फिर न्यूट्रल से B1 पे जाना है, यानी B2 से B1, B से उल्टा बनाया। फिर न्यूट्रल से C1 पे जाना है, यानी C2 से C1, फिर उल्टा बनाया। इतना बन गया। अब मैंने बोला A1 पे तो B3 भी रखा है, तो A1 पे B3 लिख दिया। अब B3 से B4 जाने का मतलब ऑड से इवन, इधर भी गए थे ऑड से इवन, तो पैरेलल बना लो, B के पैरेलल बन गया। फिर B1 पे C3 रखा है, C3 से C4 ऑड से इवन, B1 पे C3 है तो C के पैरेलल बन गया ऑड से इवन, इवन से ऑड एंटी पैरेलल, ऑड से इवन पैरेलल। अगर प्राइमरी वाली डायरेक्शन में जाओगे तो पैरेलल, उल्टा जाओगे तो एंटी पैरेलल। फिर हमने देखा भाई कि C1 पे A3 रखा है, तो C1 पे लिखा A3 और A के पैरेलल बना दिया। अब ये देखो बाहर जाने वाले टर्मिनल कौन से, A4 B4 C4, तो A4 से ड्रॉ होने वाला A4 से बनने वाला A, B4 से बनने वाला B और C4 से बनने वाला C। ये बन गए A B और C रिजल्टेंट फेजर। अब देखो सेकेंडरी का कैपिटल, प्राइमरी का कैपिटल C अपवर्ड्स है, सेकेंडरी का C भी अपवर्ड्स है, तो कितना कनेक्शन, कितना एंगल बन रहा है प्राइमरी सेकेंडरी में, 0 डिग्री। तो इसका नाम क्या रखोगे, प्राइमरी है डेल्टा तो D, सेकेंडरी है जिगजैग तो Z 0। ठीक है, 0 डिग्री का फेज शिफ्ट है, इसीलिए DZ 0। ये मेरी बात क्लियर हुई। तो पहले क्या करना है, न्यूट्रल पॉइंट से बढ़ना शुरू करना है। अगर इवन से ऑड गए तो एंटी पैरेलल, ऑड से इवन गए तो पैरेलल। बट ऐसा रटो मत, अगर प्राइमरी की सेम ओरिएंटेशन में जाओगे तो पैरेलल, और प्राइमरी से उल्टा चलोगे तो एंटी पैरेलल। ये क्लियर हुआ फेजर डायग्राम। ठीक है, अगले कनेक्शन पे आते हैं। सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी बनाने का दूसरा रास्ता एक और हो सकता है, जब डॉटेड टर्मिनल से डॉटेड टर्मिनल को जोड़ा जाए, तब भी तो सब्ट्रैक्टिव बन ही सकती है। अब उसके लिए देखो मैं कनेक्शन चेंज कर रहा हूं सारे। अब की बार मैं डॉटेड से डॉटेड जोड़ूंगा, क्योंकि बात ये हुई थी अपनी कि सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी के लिए सेम टाइप के टर्मिनल्स जोड़ने हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि अनडॉटेड ही जोड़े जाएं। अब देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, न्यूट्रल बना रहा हूं। अब की बार मैं न्यूट्रल बना रहा हूं A1 B1 और C1, यहां से शुरू किया। अब डॉटेड वाला बच गया ना, तो डॉटेड को डॉटेड से जोड़ो, ये जुड़ा। C का डॉटेड B के डॉटेड से, और A का डॉटेड C के डॉटेड से। अब बाहर कौन से टर्मिनल मिल गए भाई फाइनल, हमें मिल गए A3 B3 C3। ठीक है, ये हो गया ना। अब की बार मैंने डॉट से डॉट जोड़ी है, पिछली बार मैंने अनडॉटेड से अनडॉटेड जोड़ा था। अब देखो एक काम करो, अगर इसमें थोड़ा भी समझ आया, कुछ भी नहीं समझ आया तो भी, अगर डेल्टा का फेजर भी क्लियर हुआ है तो उतने तक एक बार खुद से ड्रॉ करो। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करो कि कैसे इसका फेजर बनना चाहिए, भले ही गलत बने कोई दिक्कत नहीं है, रफ में ट्राई करो, तब हम लोग देखते हैं कि इसका एक्चुअल फेजर डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है,
अब देखो जो लोग भी ट्राई कर चुके हैं, सोल्यूशन देखना चाह रहे हैं कि नहीं क्लियर हो पा रहा है कैसे बनेगा, तो पहले प्राइमरी से शुरू करते हैं। प्राइमरी के लिए फिर से 3 लाइनें ड्रॉ कर रहा हूं। अब मैंने बोला था ये होता है ए बी सी, तो इस पे एक फेजर तो डाल ही देना ए पे, सीधे सीधे A1 से A2। अब B1 से B2 वाला फेजर B वाली लाइन पे आएगा, लेकिन ध्यान ये देना है कि B2 किससे जुड़े, A1 से, तो B वाली लाइन पे आएगा, लेकिन B2 किससे जुड़ेगा, A1 से। ऐसे ही C1 से C2 वाला फेजर C वाली लाइन पे आएगा, लेकिन C2 किस पे जुड़ेगा, B1 पे। ठीक है, अब बाहर कौन से टर्मिनल आ रहे हैं, A2, B2 और C2। A2 से जुड़ने वाला A, B2 से जुड़ने वाला B, C2 से जुड़ने वाला C। तो प्राइमरी का तो सिंपल है, डेल्टा बहुत टाइम से बना रहे हो, अब डेल्टा बनना भी चाहिए। ठीक है, अब सेकेंडरी बनाना है। सेकेंडरी का जो फेजर है, स्टार कनेक्शन है, तो हमेशा न्यूट्रल से शुरू करोगे। न्यूट्रल इस बार है A1, B1, C1। अब प्राइमरी में देखो कैसे गए हो, प्राइमरी में A1 था ऑड, A2 था इवन, तो प्राइमरी के फेजर सारे बने हैं ऑड से इवन। तो सेकेंडरी का भी अगर ऑड से इवन बना तो पैरेलल, इवन से ऑड अगर बना तो एंटी पैरेलल। ठीक है, अब मुझे 1 से 2 जाना है, न्यूट्रल 1 पे है ना, तो पहले न्यूट्रल पॉइंट दिखा देता हूं। देखो ये हो गया न्यूट्रल, न्यूट्रल माने A1, B1, C1। 1 से 2 जाना है, इधर भी 1 से 2 गया, यानी ऑड से इवन गए थे, तो पैरेलल बना लो। ठीक है, फिर B वाला भी B के पैरेलल और C वाला भी C के पैरेलल। ये बन गया ना पैरेलल, क्योंकि पिछली बार देखो 2 से 1 जा रहे थे तो उल्टा बनाया था, इस बार 1 से 2 जा रहे हो तो पैरेलल बनाया। अब मुझे क्या दिखा, A2 पे लिखा है B4, तो A2 और B4 एक ही बात है। ऐसे ही B2 पे लिखा है C4, तो B2 और C4 एक ही बात है। C2 के साथ जुड़ा है A4, तो C2 और A4 एक ही बात है। अब देखो मुझे क्या करना है, B4 से जाना है B3 की तरफ, यानी इस बार जाना है इवन से ऑड। इवन से ऑड जाना है तो B वाली लाइन से उल्टा बनाओ। B वाली लाइन अगर नीचे है तो B4 से B3 जो बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा, क्योंकि इस बार कहां गए हो, इस बार गए हो इवन से ऑड। तो B वाली लाइन अगर नीचे की तरफ थी, उल्टा जाने के लिए ऊपर जाओगे। फिर देखो अगले में जाना है C4 से C3, अगेन इवन से ऑड जाना है। प्राइमरी में गए हो ऑड से इवन, तो इवन से ऑड जाने के लिए उल्टा जाओगे। उल्टा जाने का मतलब है ऐसे जाओगे, C4 से C3। अब लास्ट जाना है A4 से A3, अगेन उल्टा जाना है, तो A से उल्टा जाओगे। A वाला राइट में था तो ये लेफ्ट में बना। अब फाइनली आउटपुट टर्मिनल्स कौन से हैं हमारे, B3, A3, C3। तो A3 से जुड़ने वाला हुआ A फेस, B3 से जुड़ने वाला हुआ B फेस और C3 से जुड़ने वाला हुआ C फेस। ये बन गया। अब देखो प्राइमरी का C अपवर्ड्स है और सेकेंडरी का C डाउनवर्ड्स है। तो कितना शिफ्ट आया, 180 डिग्री, और घड़ी में कितने बज रहे हैं, 6। अगर 6 बज रहे हैं तो नाम क्या होगा, DZ6। बात क्लियर हुई, तो डेल्टा जिगजैग 180 डिग्री यानी DZ6।
तो यानी डेल्टा जिगजैग स्टार के अंदर दो पॉसिबिलिटी हमारी बन जाती हैं, या तो 0 डिग्री का फेज शिफ्ट या फिर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट, जैसा कि हमें दो और कनेक्शन में देखने मिलता है, डेल्टा डेल्टा और स्टार स्टार। ठीक है, तो इसमें वाला पॉइंट लिख लो, द फेज शिफ्ट ऑफर्ड by the phase shift offered by delta zigzag star can be 0 degree, can be 0 degree or 180 degree, can be 0 degree और 180 डिग्री। अब देखो मैंने ये बोला था कि सेकेंडरी के जो टर्न्स है ना वो आधे आधे डिवाइडेड है, यानी अगर यहां प्राइमरी में एनपी टर्न्स हैं तो इस सेकेंडरी में ns बाय 2, इसमें भी ns बाय 2। ठीक है, तो सेकेंडरी में जो वोल्टेज आएगी ये मान लो V2 बाय 2 है और ये भी V2 बाय 2, तो V2 बाय 2 कितना है एक्चुअल में V1, ये वाली वोल्टेज V1 है, इनटू सेकेंडरी के टर्न्स ns बाय 2 बाय np, यानी V1 बाय 2 इंटू ns बाय np। अब मैं बोल देता हूं इफ np बाय ns इज इक्वल टू x, तो V2 बाय 2 कितना हो गया V1 बाय 2x, यानी हर वाइंडिंग में कितनी वोल्टेज पहुंच रही है V1 बाय 2x। तो यानी ये जो फेजर तुमने बनाया ना हर वाइंडिंग की वोल्टेज के, ये भी V1 बाय 2x है, ये भी V1 बाय 2x है, ये भी V1 बाय 2x और ये भी V1 बाय 2x। तो हर जो छोटा फेजर है वो V1 बाय 2x है, लेकिन मुझे रिजल्टिंग फेजर का मैग्नीट्यूड चाहिए, ये छोटे फेजर का नहीं। ये मेरी बात समझ आई? हर वाइंडिंग में आधे आधे नंबर ऑफ टर्न्स में डिवाइडेड है, इसीलिए मैंने लिख लिया ns बाय 2, और जब टर्न्स आधे हो गए तो वोल्टेज भी आधी होगी, इसीलिए मैंने उस वोल्टेज को नाम भी क्या दिया V2 बाय 2। अब देखो क्या होता है ना, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है। अब यानी ये जो A2 और B3 वाले फेजर हैं ये 60 डिग्री पे हैं, और दोनों की वैल्यू कितनी है V1 बाय 2x, V1 बाय 2x। अब अगर मैं कहूं कि VBN या VAN या VCN निकालना है, तो दो फेजर हैं जिनका मैग्नीट्यूड है V1 बाय 2x, दूसरे भी फेजर का मैग्नीट्यूड V1 बाय 2x, और दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, मेरी बात क्लियर हुई? दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं और दोनों 60 डिग्री पे ओरिएंटेड हैं, तो सम निकाल रहा हूं। अब सभी टर्म्स में V1 बाय 2x का स्क्वायर बन गया, तो V1 बाय 2x बाहर आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 2 cos 60, 2 cos 60 हुआ 1, V1 बाय x। तो ये आ गई बेसिकली एक टर्मिनल से न्यूट्रल तक की वोल्टेज। स्टार में टर्मिनल से न्यूट्रल तक की वोल्टेज को क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड एज योर फेज वोल्टेज। है तो ये जिगजैग स्टार ही ना, स्टार माने एक टर्मिनल और एक टर्मिनल न्यूट्रल। ठीक है, एक तो ये न्यूट्रल है और बाहर आ रहे हैं A3, B3 और C3। ये बात मेरी क्लियर हुई? और इसको अगर और तरीके से लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1 बाय एक्स को लिख सकते हो ns बाय np। ये आ गई फेज वोल्टेज। अब स्टार में लाइन वोल्टेज कैसे निकलती है? इट इज √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। जब तीनों फेज वोल्टेज मेरे पास आ गई तो मैं क्या कह सकता हूं कि लाइन वोल्टेज
कितनी हो जाएगी, √3 से मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू √3 3। अब देखो प्राइमरी में डेल्टा कनेक्शन था तो फेज और लाइन दोनों ही वोल्टेज कौन सी थी, V1 थी, क्योंकि डेल्टा कनेक्शन था। अब मैं तुमसे यह कहूं कि लाइन वोल्टेज प्राइमरी बाय लाइन वोल्टेज सेकेंडरी, ये तो है V1 और नीचे कितनी है 3/2 V1 NS बाय NP, यानी कितनी हो गई ये हो गई 2/3 NP बाय NS। ठीक है, तो डेल्टा जिगजैग स्टार में लाइन वोल्टेजेस का रेशियो कितना आ रहा है 2/3 NP बाय NS। और अगर ये डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर होता, डेल्टा स्टार में क्या होता है, अगर चेक करोगे पीछे वाला लेक्चर तो वहां मैंने HV/LV का टर्म यूज किया था, मैं प्राइमरी सेकेंडरी लिख रहा हूं, तो वो आता है √3 NP बाय NS। ठीक है, और अभी यहां कितना आ रहा है 2/3 NP बाय NS। मेरी ये बात क्लियर हुई? इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले रेशो आ रहा था डेल्टा स्टार के अंदर, एक सेकेंड, डेल्टा स्टार में जो आएगा, ये डेल्टा जिगजैग स्टार है ना हमारा, और पहले हमारा था डेल्टा स्टार, सॉरी √3 नीचे आएगा। हाँ, तो √3 नीचे आ रहा था डेल्टा स्टार के अंदर, तो तुम ये कह सकते हो कि अब आ रहा है 2/3, पहले आ रहा था 1/√3। 2/3 होता है 0.666 और 1/√3 कितना होता है 0.577। तो यानी अब जो रेशियो आ रहा है वो हमारा ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? तो इसमें एक पॉइंट लिखना, द रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी वोल्टेज, द रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी लाइन वोल्टेज लिख लेना, द रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी लाइन वोल्टेज is higher in delta zigzag star as compared to delta star, delta zigzag star as compared to delta star, or we can say ratio of secondary to primary line voltage is lesser as compared to delta star, अगर प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी ज्यादा आ रहा है तो ये भी तो कहते हो सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी कम है, क्योंकि देखो रेशो उल्टा कर लो, इसमें √3 बनेगा, इसमें 3/2, 3/2 हुआ 1.75, √3 हुआ 1.73। तो अगर सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी कम आ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं देखो, V सेकेंडरी बाय V प्राइमरी डेल्टा स्टार डेल्टा जिगजैग से ज्यादा रेशो था डेल्टा स्टार में, यानी VP अगर सेम कर दो तो दोनों तरफ से कट कर दो तो सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा किसमें मिलती है डेल्टा स्टार में। तो ये वाला भी पॉइंट लिखो, फॉर द सेम प्राइमरी वोल्टेज secondary voltage is higher in delta star as compared to delta zigzag, यानी देखो अगर सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो किसमें मिलती है डेल्टा स्टार में, बट हम जिगजैग पे क्यों आए थे, थर्ड हार्मोनिक को खत्म करने। तो जिगजैग में फायदा क्या हुआ, थर्ड हार्मोनिक खत्म हो गया, नुकसान क्या हुआ कि सेकेंडरी वोल्टेज पहले से कम मिल पा रही है। ठीक है, तो सेकेंडरी वोल्टेज बराबर क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि तुमने टर्न्स को आधे आधे में डिवाइड करके कनेक्ट किया है, अगर टर्न्स डायरेक्टली कनेक्टेड होते तो ज्यादा वोल्टेज मिलती। एक चीज सोचो ना,
अगर दो फेजर सेम फेज में होते हैं तो सम मैक्सिमम आता है। कोई भी दो फेजर या दो वेक्टर का सम मैक्सिमम कब होता है? जब दोनों पैरेलल होते हैं। वो तब होता जब ए के साथ क्या जुड़ता? ए। लेकिन तुमने जोड़ा क्या? ए के साथ बी, जिसके कारण शिफ्ट कितना आ गया? 60 डिग्री। तो सम कम आएगा। एक चीज सोचो, ए से ए जुड़ेगा तो दोनों पैरेलल होंगे, सम आएगा डबल। लेकिन ए से बी जुड़ेगा तो 60 डिग्री के शिफ्ट के कारण सम आ रहा है कम। इसीलिए डेल्टा स्टार में सारे टर्म्स एक साथ होने की वजह से सम ज्यादा मिलता है। सारे टर्म्स एक साथ का मतलब ns/2 और ये वाले ns/2 एक साथ, b के ns/2 एक साथ, c के ns/2 एक साथ। जब सेम फेज के दो टर्म्स को साथ में जोड़ोगे तो उनके वोल्टेज का सम ज्यादा आएगा। डिफरेंट फेज के टर्म्स को एक साथ जोड़ोगे तो सम कम आएगा। क्यों कम आएगा? ड्यू टू फेज शिफ्ट। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो ये सब बात लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं तुम्हें कॉमन सेंस से बस इतनी सी बात समझा रहा हूं। दो अलग अलग फेज की वोल्टेज का सम हमेशा कम आएगा एज कंपेयर टू सेम फेज की दो वोल्टेज ऐड होती। ये तो बेसिक रूल है वेक्टर और फेजर एडिशन का। ये बात क्लियर है? तो जिगजैग से बेनिफिट क्या हुआ? थर्ड हार्मोनिक ईएमएफ कटेगा। नुकसान क्या हुआ? कि सेकेंडरी की वोल्टेज पहले के मुकाबले कम मिलेगी। तो ऐसा मत सोचो एक नया कनेक्शन है, ये सोचो डेल्टा स्टार में जो स्टार था उसको हमने जिगजैग में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए डेल्टा जिगजैग को मैं कंपेयर किससे कर रहा हूं? डेल्टा स्टार से। अब ऐसे ही देखो, सेकेंडरी साइड भले ही जिगजैग में रखो बट प्राइमरी साइड स्टार भी ले सकते हो। तो अगला कनेक्शन लिखना स्टार जिगजैग स्टार। अगला कनेक्शन स्टार जिगजैग स्टार। अब प्राइमरी वाइंडिंग मुझे स्टार में ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये तो हो गया न्यूट्रल। टू वाले को मैंने डॉटेड दिखा दिया। अब सेकेंडरी बनेगी जिगजैग में। जिगजैग में बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? वाइंडिंग को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता है पहले। फिर दो फेज की वाइंडिंग आपस में कैसे कनेक्ट होती हैं? सीरीज सबट्रैक्टिव पोलैरिटी। जिगजैग जो है ना, जिगजैग स्टार ही है क्योंकि इसमें एक न्यूट्रल तो दिखाना ही पड़ता है। अब नाम दे देता हूं मैं A4, A3, A2, A1, B4, B3, B2, B1, C4, C3, C2, C1। E1 वालों पे डॉट लगा ली क्योंकि प्राइमरी में भी E1 पे डॉट है। ठीक है, अब जो हमने पहले कनेक्शन बनाया था ना वही यहां पे मैं बना रहा हूं कि A2, B2, C2 को मैंने न्यूट्रल दिखा दिया। फिर अनडॉटेड से मैं अनडॉटेड जोड़ूंगा। ऐसे मैं दिखा सकता हूं। ठीक है, अब फिर से फेजर बनाना है। यहां पे मैंने किसको जोड़ा है? अनडॉटेड टर्मिनल से अनडॉटेड टर्मिनल को ही जोड़ा है। अब मैंने स्टार का फेजर बनाने के लिए क्या बताया था कि सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन बना लिया करो। अब ये किस तरफ जाएगी? इसको न्यूट्रल से शुरू करना है। न्यूट्रल माने A1, तो A1 से शुरू करोगे तो यहां लिख दोगे A1 से A2। अब इससे 120 डिग्री लैगिंग B रहेगा और उससे भी 120 डिग्री लैगिंग C। तो यहां दिखा दोगे B1 से B2 और इससे 120 डिग्री पे दिखा दोगे C1 से C2। ये आ गए तीनों फेजर। पॉजिटिव सीक्वेंस लेके चल रहा हूं A B C।
अब देखो प्राइमरी पे मैंने जो भी फेजर बनाया है वो ऑड टर्मिनल से इवन की तरफ बनाया है, तो सेकेंडरी में भी अगर ऑड से इवन जाओगे तो पैरेलल और इवन से ऑड जाओगे तो एंटी पैरेलल। अब सेकेंडरी में शुरू कहां से करोगे? न्यूट्रल से। न्यूट्रल है A2 B2 और C2 पे, तो पहले जाओगे A2 से A1। A2 से A1 का मतलब इवन से ऑड, इधर गए ऑड से इवन, उसमें जाओगे इवन से ऑड, तो उल्टा बनाओगे ना, तो इवन से ऑड यानी A2 से A1। ठीक है, फिर B से भी उल्टा बनाओगे, B इस तरफ है तो इससे उल्टा ऊपर की तरफ, B2 से B1। फिर C से भी उल्टा बनाओगे, C2 से C1। ठीक है, तीनों फेजर उल्टे बन गए। उल्टे क्यों बना रहा हूं? क्योंकि यहां इवन से ऑड जा रहा हूं, जबकि प्राइमरी में ऑड से इवन था। अब मुझे दिख रहा है A1 के साथ B3 लिखा है, A1 के साथ B3 है, B1 के साथ C3 है और C1 के साथ A3 है। अब मुझे जाना है B3 से B4 यानी ऑड से इवन। ऑड से इवन अगर जाओगे तो पैरेलल बनाओगे। फिर मुझे जाना है C3 से C4, अगेन ऑड से इवन, तो C के पैरेलल बनाओ। फिर मुझे जाना है A3 से A4, ऑड से इवन, तो A के पैरेलल बना लो। ठीक है, अब बाहर कौन से टर्मिनल है? A4 B4 और C4, तो इन पे सर्कल कर दो, A4 C4 B4। A4 से जुड़ने वाला फेजर A, B4 से जुड़ने वाला B और C4 से जुड़ने वाला C। तो ये तीन फेजर आ गए A, B और C। अब देखो प्राइमरी का जो A है वो वर्टिकल है और जो सेकेंडरी का A है वो राइट की तरफ शिफ्टेड है। ये जो शिफ्ट आएगा ना, ये एग्जैक्ट 30 डिग्री आता है। 12 और 1। तो अब देखो इसमें क्या नाम दोगे कनेक्शन को? 1 बज रहा है यानी YZ1। प्राइमरी है स्टार, सेकेंडरी है जिगजैग और टाइम हो रहा है 1, तो YZ1। बात क्लियर हुई? और ये चाहो तो पूरा डिराइव भी कर सकते हो। उसके लिए जो वोल्टेजेस है ना, इन सबको फेजर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो तुम्हारे पास विद एंगल आ जाएगी। जैसे देखो एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो कि ये वाली जो वोल्टेज है ना, ये है B2 से C2 से C1, तो VC/2। ये है A3 से A4, VA/2। आधी आधी होती है ना, क्योंकि आधे आधे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। देखो मैं प्रूफ करके दिखाता हूं, ये 30 डिग्री का ही शिफ्ट है। तो ये C2 से C1 तो VC/2 और A3 से A4 VA/2। प्राइमरी में VA है V एंगल 0, VB है V एंगल -120, VC है V एंगल +120। तो सेकेंडरी में VA कितना होगा? V इंटू NS/NP, या तो एक काम करता हूं, थोड़ा सा ना यहां पे समझने की कोशिश करना। ये मैं फेज वोल्टेजेस की बात कर रहा हूं। तो सेकेंडरी में VA कितना होगा? V इंटू NS/NP एंगल 0, VB V इंटू NS/NP एंगल -120 और VC V इंटू NS/NP एंगल +120। लेकिन देखो आधे आधे टर्न्स आ रहे हैं, एक वाइंडिंग में NS/2 तो दूसरी वाइंडिंग में भी NS/2। अब ये ध्यान देना, देखो C नीचे की तरफ था ना, ये वाला फेजर हमने ऊपर की तरफ बनाया, तो एक्चुअल में ये VC नहीं है, ये -VC है।
उल्टी डायरेक्शन में है ना। उल्टी डायरेक्शन में क्यों है? तुम जा रहे हो इवन से ऑड, इधर गए थे ऑड से इवन। प्राइमरी में जब ऑड से इवन गए और सेकेंडरी में इवन से ऑड जाओगे तो उल्टा बनेगा फेजर। उल्टा माने माइनस साइन। अब इससे क्या समझे कि अगर तुम्हें ये ए वाली वोल्टेज चाहिए सेकेंडरी पे, ये है माइनस वीसी बाय 2 प्लस वी ए बाय 2। ये मेरी बात क्लियर है? दो फेजर्स का सम है, एक तो माइनस वीसी बाय 2 और एक वी ए बाय 2। माइनस वीसी बाय 2 का मतलब माइनस साइन से 180 का शिफ्ट लगाओगे तो माइनस 60, क्योंकि प्लस भी कर सकते हो 180, माइनस भी कर सकते हो। माइनस करोगे तो कितना बनेगा? माइनस 60। वी ए बाय 2 को क्या लिखोगे? एंगल 0 डिग्री। तो v बाय 2 ns बाय np, क्या बचा अंदर? 1 एंगल माइनस 60 प्लस 1 एंगल 0। इसको अगर ऐड करना है 1 एंगल माइनस 60 और 1 एंगल 0 को, तो इसको कॉस और साइन में तोड़ लो। कॉस 60 होगा हाफ, तो ये हो गया 3/2 और रूट 3/2। तो इसमें रूट 3 कॉमन ले लो, हाफ और 1 जो है 3/2 हो जाएगा ना। तो ये हो गया रूट 3/2 ns बाय np इंटू वी, और ये हो जाएगा एंगल माइनस 30। अब देखो यहां से मिल गया ना, प्राइमरी का जो फेज वोल्टेज था वो एंगल 0 पे था, सेकेंडरी का फेज वोल्टेज कितने पे आ रहा है? माइनस 30 पे। इससे क्या समझे कि सेकेंडरी की जो फेज वोल्टेज है वो प्राइमरी से 30 डिग्री लैग कर रही है, और प्राइमरी से अगर 30 डिग्री लैग कर रही है देन इट विल बी कॉल्ड एज YZ1। मेरी बात क्लियर हुई? ठीक है, दोनों की फेज वोल्टेज के बीच का जो एंगल है वो है माइनस 30। लेकिन अब कहीं ना कहीं हमने तो ये पढ़ा था अब तक थ्री फेज में कि दोनों की लाइन वोल्टेजेस के बीच का एंगल लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर प्राइमरी की लाइन वोल्टेज लिखोगे स्टार है ना, तो सेकेंडरी से सॉरी फेज से रूट 3 टाइम्स आएगी और 30 डिग्री लीड करेगी। ऐसे ही अगर सेकेंडरी की लाइन वोल्टेज लिखोगे तो रूट 3 टाइम्स आएगी, दोनों तरफ है तो स्टार ही ना, और 30 डिग्री लीड करेगी। अब देखो प्राइमरी की लाइन वोल्टेज में आ रहा है 30 डिग्री, सेकेंडरी की लाइन वोल्टेज में आ रहा है 0 डिग्री, तो सेकेंडरी वोल्टेज लैग्स प्राइमरी वोल्टेज बाय 30 डिग्री। तो एक पॉइंट लिखना, इन स्टार जिगजैग स्टार, इन स्टार जिगजैग स्टार the secondary phase voltage lags the primary phase voltage by 30 degree. The secondary phase voltage lags the primary phase voltage by 30 degree, and secondary line voltage also lags primary line voltage by 30 degree, also lags primary line voltage by 30 degree। तो फेज और फेज का कंपैरिजन करोगे तो भी 30 डिग्री, और लाइन का कंपैरिजन करोगे तो भी 30 डिग्री। और जिगजैग बनाने का पर्पस था in order to cancel the third harmonic voltage। ठीक है, अब देखो लाइन वोल्टेजेस का अगर रेशो लेते हो प्राइमरी और सेकेंडरी पे, VL प्राइमरी बाय VL सेकेंडरी अगर निकालोगे, प्राइमरी की लाइन वोल्टेज है रूट 3V
और सेकेंडरी कितनी आ रही है, √3 इंटू 3, √3/2, 3/2, तो ये हो गया 2/√3 NP/NS। ऐसे ही ऐसा कह दो VL सेकेंडरी बाय VL प्राइमरी √3/2 NS/NP। अब मुझे जरा ये बताओ, पहले मैं इसको लिख लेता हूं डेसिमल में भी, कि इस कनेक्शन का कंपैरिजन किससे करना चाहिए। आइडियली ये कनेक्शन किसको मॉडिफाई करके बनाया गया है। अब देखो प्राइमरी तो स्टार है, सेकेंडरी है जिगजैग स्टार, तो इसको कंपेयर जब करोगे तो इसको कंपेयर करोगे विद स्टार स्टार। कंपेयर तो स्टार स्टार से ही करोगे ना, क्योंकि स्टार को ही कन्वर्ट करके जिगजैग बनाते हैं। प्राइमरी तो स्टार है और ये कहां से आया, ये स्टार से कन्वर्ट होके आया है। स्टार स्टार में हमने ये डिराइव किया था कि लाइन वोल्टेज का रेशो टर्न्स रेशो के बराबर आता है। अभी टर्न्स रेशो से कम आ रहा है, 0.866 टाइम्स आ रहा है। तो यही चीज हमने डेल्टा जिगजैग में भी बोली थी कि सेकेंडरी वोल्टेज कम मिलेगी एज कंपेयर टू ओरिजिनल कनेक्शन। तो ये वाला पॉइंट लिखो, इन स्टार जिगजैग स्टार, इन स्टार जिगजैग स्टार the line voltage of secondary is less as compared to star star, is less as compared to star star for the same primary voltage, as compared to star star for the same primary voltage। तो लाइन वोल्टेज यहां पे कम मिलती है, बट एडवांटेज क्या होती है कि थर्ड हार्मोनिक ईएमएफ कट जाता है। तो एक एडवांटेज है तो एक डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। अब देखो इन कनेक्शंस के अंदर क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है। बात यह आती है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं तो मैं ऐसा फेजर तो वहां जाके ड्रॉ नहीं करूंगा। फेजर बिल्कुल आना चाहिए अगर कन्वेंशनल पेपर कभी अटेम्प्ट करने वाले हो, बट अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम की बात करें तो क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए कि डेल्टा जिगजैग के अंदर दो पॉसिबिलिटी होती हैं, DZ0, DZ6, और स्टार जिगजैग के अंदर YZ1। यहां पे सेकेंडरी लाइन वोल्टेज ओवर प्राइमरी लाइन वोल्टेज कितना आया था भाई, इसमें आया था तुम्हारा, कितना बना था, एक तो V/2 था, V/2 करके हमने निकाला था cos 60 √3/2, 3/2। ठीक है, और इधर यहां पे भी आ रहा है, यहां पे तुम्हारा आ रहा है √3/2। ठीक है, ये चीजें पता होनी चाहिए दो, कि इसमें क्या फेज शिफ्ट है और क्या लाइन वोल्टेज का रेशियो है इन केस ऑफ जिगजैग कनेक्शन। और दूसरी बात, मोटिवेशन याद रखना क्यों बनाया था, थर्ड हार्मोनिक वाले वोल्टेज को कैंसिल आउट करने के लिए। ठीक है, तो इतना अगर पता है तो मोर देन एनफ है। थर्ड हार्मोनिक से नुकसान क्या क्या है ये चीजें आगे बात करेंगे, बट थर्ड हार्मोनिक ट्रांसफॉर्मर के लिए हार्मफुल होता है, तो उसे कैंसिल करने के लिए जो कनेक्शन यूज होता है दैट इज जिगजैग। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है इसका, फॉर सेम प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज इज रिड्यूस्ड। ठीक है, क्यों रिड्यूस होती है इसका ही मैंने रीजन बताया। जब दो हिस्सों में टर्न्स डिवाइड कर दिए और इनको साथ में जोड़ा नहीं, जोड़ा किसे, एक फेज को दूसरे फेज से, तो जब दो फेज साथ में जोड़ोगे उनमें फेज शिफ्ट आएगा, फेज शिफ्ट आएगा तो उनकी वोल्टेज का जो सम है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों फेज, दोनों वाइंडिंग सेम फेज की जुड़ती तो सम क्या आता, मैक्सिमम। अलग अलग फेज की जुड़ेंगी तो सम क्या आएगा, लेस।
इसीलिए हमारा वोल्टेज रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इस कनेक्शन के अंदर इतना नॉलेज सफिशिएंट है। अब हमारा एक कनेक्शन बचता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, दैट इज स्कॉट कनेक्शन। ठीक है, दैट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।